तो आपने सुशील कुमार के बारे में तो सुना होगा, जिन्होंने करोड़पति में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन आज उनके पास वो कुछ भी पैसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, आप यहाँ पे न्यूज़ पे भी देख सकते हो। केबीसी के 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार कंगाल हो गए और अभी उनके बैंकरप्सी हो गए, उनके पास अभी कुछ नहीं बचा है। और अभी रिसेंटली न्यूज़ है, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही ये न्यूज़ है वो कवर की थी। तो ये इतना पैसा आने के बावजूद भी वो ऐसी हालत में यहाँ पे क्यों पहुँच गए, तो ये होता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से। यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब क्या होता है कि अपने पास जो पैसा है वो आप कैसे यूज़ करें, उसको कैसे सेव कर रहे हो, उसके आप कैसे खर्चे कम कर रहे हो और उसको कैसे इन्वेस्ट करोगे आपके आने वाले समय में। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी में आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक को ये आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो आप भी अभी अच्छा जॉब लेने के बाद बहुत सारे पैसे कमाओगे, तो उसको भी आपको अच्छे से इन्वेस्ट करके आना चाहिए, सेविंग्स करते आना चाहिए। सारी चीज़ें कैसे करते हैं यही पूरे फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग आज एक ही लेक्चर में तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, उसके ज़रिए हम लोग जो थ्योरी है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो रिमेनिंग आप अपने आगे वाले लाइफ में कैसे पढ़ सकते हो या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे हो सकती है, सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले लेक्चर में बता दूंगा। इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस से रिलेटेड सारी कुछ भी चीज़ें होती है यहीं से रेगुलेशन हुआ जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फुल फॉर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है ये आपको सबसे पहले पता होने चाहिए और इसका काम क्या है ये थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। सो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म तो सभी को पता रहेगा, क्या होता है ये भी पता है। तो आरबीआई का अभी नाम आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई से रिलेटेड रिक्रूटमेंट आया है। अभी 9 जून को इसका ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। तो मैंने अपने चैनल पे कवर किया है, ऐसा आपको थंबनेल वहाँ पे दिखाई देगा। चैनल पे जाके जॉब अपडेट्स के सेक्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो नाम सुना रहेगा, एनएससी या फिर बीएसई। तो ये सारी चीज़ आपने थोड़ी बहुत कभी ना कभी तो सुने रहेगी, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो फिर भी। तो ये जो स्टॉक मार्केट जो शेयर्स वगैरह होते हैं ये ऑथराइज है, फिर रेगुलेटरी करने का जो बॉडी हो उसे हमको कहते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI। तो इसका भी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है RADI यानी कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे है PFRDA यानी कि द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। तो फुल फॉर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अभी बहुत एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम लोग थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे, थोड़े हायर लेवल के जो क्वेश्चन है वो देखते जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें आपको बहुत बार पता भी होंगी, बहुत ही आसान से एक एक करके देखते जाएंगे। सो वी शुड कीप आवर सेविंग्स इन बैंक्स बिकॉज, तो सेविंग्स हम लोग बैंक्स में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो सेफ भी होता है, उसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट भी मिलता है और हम लोग कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद ATM पासवर्ड टू बी शेयर्ड ओनली विथ, ATM पासवर्ड हमें किसके साथ शेयर करना चाहिए, तो किसी के भी साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए, आपके घर वालों के साथ भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा यूजुअली कहा जाता है। KYC मीन्स, KYC का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, अभी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो लेकिन KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है नो योर कस्टमर, यानी कि कोई भी कंपनी अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांग रही है मतलब आपकी जानकारी वो मांग रही है, नो योर कस्टमर। ओके, लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स आर, यानी कि कोई भी अगर बैंक के अलावा कोई भी अगर पैसा देने वाला आदमी रहेगा, सेठ वगैरह जिसे बहुत पहले कहते थे, तो उनसे हम लोगों को लोन फ्रॉम द लेंड्स क्या होता है, सो हायर इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होती और उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बैंक से करना अच्छा रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन्स या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग अपने लिए कर देने के ह्यूमंस के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जनरल इंश्योरेंस रिलेट टू इंश्योरेंस अगेंस्ट, तो किस किस के अगेंस्ट हम लोग जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो फायर, थेफ्ट एंड बर्गलरी। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बर्गलरी यानी कि चोरी वगैरह कोई भी रहेगी। तो बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर, तो बैंक किस किस के लिए लोन प्रोवाइड करती है, तो होम लोन होता है, कार लोन होता है, एजुकेशनल लोन होता है, लेकिन हर एक के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन बैंक सभी के लिए जो लोन है वो प्रोवाइड कर सकती है। सो विच करेंसी नोट हैज़ अ सिक्योरिटी थ्रेड, तो सिक्योरिटी थ्रेड कौन से नोट के अंदर होता है, सिक्योरिटी थ्रेड सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नोट में आपने ये देखा रहेगा, ऐसा कुछ पट्टी यहाँ पे अंदर होता है, हर एक नोट के अंदर होती है, तो ये होता है सिक्योरिटी थ्रेड। तो ये सारे नोटों के अंदर होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स शुड बी केप्ट इन बैंक लॉकर्स, यानी कि जो सोने चांदी के जो गहने हैं वो हम लोग बैंक में क्यों रखते हैं, सेफ भी होता है एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, यानी कि चोरी का भी कोई यहाँ पे खतरा नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बैंक पासबुक इज, बैंक पासबुक क्या क्या होता है, तो इशू बाय द बैंक, बैंक ही हम लोग को देता है, उसमें सारे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स भी होते हैं एंड उसमें अपना बैलेंस है, अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी दिखाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शायद स्टूडेंट्स है वो मिस्टेक कर सकते हैं ये दो क्वेश्चंस में। तो बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन, यानी कि बैंक किस पे आपको पैसा देगी, यानी कि बैंक खुद इंटरेस्ट देती है, तो यानी कि डिपॉजिट्स में, यानी कि अगर आप वहाँ पे डिपॉजिट करोगे, अपना पैसा वहाँ पे जमा करोगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है उसके ऊपर, जो कुछ भी आप प्रिंसिपल अमाउंट रखेंगे उसके ऊपर आपको देती है। यहाँ पे दोनों ए और बी वगैरह ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन, अभी बैंक पेज इंटरेस्ट, यानी कि बैंक, पहला जो क्वेश्चन था वो बैंक इंटरेस्ट देती है और दूसरा होता बैंक चार्ज करती है इंटरेस्ट, यानी कि आपसे कौन से यहाँ पे डिपॉजिट या फिर लोन में से आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मांगती है। तो अगर आप लोन लेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कार लोन, होम लोन या फिर एजुकेशनल लोन होता है, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। आगे है इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू, अभी सारे हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह हो गया, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग भी बहुत पॉपुलर है। तो क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट थ्रू द इंटरनेट, करेक्ट, इंटरनेट से जो कोई भी हम लोग ट्रांजैक्शन वगैरह देखते हैं तो बैंक में जाने की भी वहाँ पे अभी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग का मतलब ही है, मतलब ये बार बार करना, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है उनको पता रहेगा, उसमें रिकरिंग होता है कि मेथड होता है उसमें, तो रिकरिंग का मतलब होता है बार बार करना, रिपीटेटिव मेथड। तो इसका मतलब क्या होता है, आरडी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, अ फिक्स सम इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ, करेक्ट, द पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज अ फिक्स टेन्योर, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए आप उसमें पीरियड के बाद वो कंटिन्यूसली वहाँ पे डिपॉजिट करते जाते हो। और इंटरेस्ट इज पेड एट एफडीआर रेट, तो एक फिक्स रेट रहेगा, उसके ऊपर ही आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलते जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे तीनों के तीनों इसके करेक्ट आंसर्स है। एटीएम कैन बी यूज फॉर, एटीएम तो आपने यूज़ किया रहेगा बहुत बार, तो क्या किस किस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो कैश विड्रॉल के लिए यूज़ करते हैं, अकाउंट में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट आता है अकाउंट का उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान से अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो कंप्लीट देख के जाना। सो व्हाट इज़ अ रुपे डेबिट कार्ड, रुपे क्या है, रुपे डेबिट कार्ड क्या है, तो डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, करेक्ट, इंट्रोड्यूस बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एनपीसीआई, तो जो अभी यूपीआई वगैरह है तो इसी से रिलेटेड वो आता है, एंड एक्सेप्टेड एट ऑल एटीएम्स एंड पीओएस मशीन्स। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रुपे डेबिट कार्ड के साथ साथ वीज़ा और जो मास्टर कार्ड है उसके रिलेटेड भी आपने सुना रहेगा, लेकिन जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है वो इंडियन नहीं है या फिर डोमेस्टिक नहीं है, वो बाहर की कंपनीज है, लेकिन रुपे है वो अपना डोमेस्टिक डेबिट कार्ड देता है। आधार क्या है, आधार क्या है, तो 12 डिजिट नंबर है एंड आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द UIDAI। ओके, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक एक करके मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको UIDAI का फुल फॉर्म क्या रहेगा आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। ओके, तो अगर नहीं पता है तो जाके सर्च करना, शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो पैन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो काइंड ऑफ यूटेंसिल, प्राइमरी अकाउंट नंबर और परमानेंट अकाउंट नंबर, तो प्राइमरी या फिर परमानेंट जिनको पता नहीं है वो मिस्टेक कर सकते हैं, तो PN यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन खत्म होते हैं, अभी चलते हैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे। द टर्म इंट्राप्रेन्योर वॉज कॉइंड बाय, यानी कि इंट्राप्रेन्योर ये टर्म है वो किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्राप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है। एंटरप्रेन्योर तो आपने सुना रहेगा, लेकिन इंट्राप्रेन्योर क्या होता है ये अलग, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इंट्राप्रेन्योर क्या होता है चलिए देखते हैं। एन इंट्राप्रेन्योर वर्क्स फॉर अ कंपनी, ओके, ये सबसे पहले आता है कि ये इंसान एक कंपनी के लिए काम करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज़, ओरिजिनल प्रोडक्ट आइडियाज़, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज द बिजनेस कैन प्रोमोट, यानी कि ये एक्चुअल में एक एम्प्लॉय है कंपनी का, लेकिन जो आइडियाज़ पे, एक स्पेसिफिक आइडिया पे वर्क करता है जो कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए पोटेंशियल हो सकती है आगे। एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एन एंटरप्रेन्योर हैज एक्सेस टू द क्रिटिकल रिसोर्सेज विद इन द बिजनेसेस सच एज फंड्स एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी और फंड है वो कंपनीज के ही यूज़ करते हैं, तो इसको खुद से कोई जनरेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि ऑब्वियसली ये एम्प्लॉई होता है इन शॉर्ट, लेकिन उसका पर्पज़ यही होता है कि ये नए नए प्रोजेक्ट आइडियाज़ या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज है वो लॉन्च करे जिसके वजह से कंपनी को ग्रोथ हो सके।
Entrepreneurs use their creative and inventive mindset to develop projects that will assist the company in various way, जो कंपनी को हेल्प करे ना, खुद का इन्वेंटिव या फिर क्रिएटिव माइंड है वो आपको सिर्फ यूज करना है. So examples of the entrepreneurship include the developing projects that improve the company process, creating marketable products for the company to sell और problem solving company pain points. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक बिजनेसमैन हम लोग कह सकते हैं जो खुद की कंपनी बनाता है, लेकिन एक इंट्राप्रेन्योर है वो कंपनी के लिए काम करता है और कंपनी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है. तो इसका ओरिजिनली जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये इन्वेंट किया था गिफॉर्ड पिंकॉट ने. तो ऑप्शन जो 4 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शायद आपको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो कौन सा एक एंटरप्रेन्योरशिप का टाइप नहीं है. स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्केलेबल भी होता है, लार्ज स्केल भी होता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योरशिप यहाँ पे अलग होता है. अभी हम लोगों ने देखा था इंट्राप्रेन्योरशिप यानी कि एक एम्प्लॉय है जो कंपनी के लिए काम करता है. जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो खुद ही, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद एक कंपनी है वो अपनी बनाता है. एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट्स एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड एज. तो ये होगा यहाँ पे ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन 4. एंड एंटरप्रेन्योर है वो खुद से इनिशिएट करता है, क्रिएट करता है, मैनेज करता है अपनी खुद की कंपनी या फिर एक नया बिजनेस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वेयर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपने भारत सरकार ने कौन से इनिशिएटिव्स है वो लॉन्च किए थे. द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये तीनों के तीनों इनिशिएटिव या फिर जो स्कीम्स है ये अपने गवर्नमेंट में लॉन्च किया था. तो ऑप्शन जो 4 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. अपने इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम्स है वो लॉन्च किए हैं, ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है वो आगे हम लोग कवर करेंगे. IFCI स्टैंड्स फॉर, IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है. तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अगेन बता देता हूँ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI का फुल फॉर्म. नेक्स्ट है डिसीजन टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर ऑन बिहाफ ऑफ हिज एंटरप्राइज आर नोन एज. बिहाफ मतलब कि कंपनी के तरफ से. एक एंटरप्रेन्योर अगर अपने कंपनी के तरफ से कोई भी डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन, रूटीन डिसीजन या फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन. तो कंपनी के तरफ से या कि कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होने की तरफ से ये एंटरप्रेन्योर कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होते हैं, उसका खुद का पर्सनल डिसीजन नहीं हो सकता है, ऐसे हम लोग उसको कहते हैं. नेक्स्ट है डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री. मैंने यहाँ पे आंसर भी मार्क किया है. सो IFCI जो अभी हम लोगों ने फुल फॉर्म देखा था कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है जो स्टार्ट हुआ था 1948 में, यानी कि अपने इंडिपेंडेंस के बाद 1 साल बाद ही. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इसका साल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद आपको पूछा जा सकता है, 1948. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द सिडबी. सिडबी का फंक्शन क्या होता है, तो ये आ गया आपका होमवर्क नंबर 2 जो आप हमें नीचे बताओगे कमेंट्स में. सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा, और उसके आसपास की जो कोई भी अगर आपको थ्योरी मिली तो वो भी पढ़ के जरूर से जाना. तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है. एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विसेज, ये सारे के सारे सिडबी के फंक्शंस होते हैं. तो अगर आप पढ़ोगे सिडबी से रिलेटेड, अगर आपको पता नहीं है सिडबी क्या होता है, उससे रिलेटेड थोड़ी आप जानकारी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों के तीनों ये फंक्शंस है सिडबी के. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ अ गर्ल एलिजिबल फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन सुकन्या समृद्धि योजना. तो मैक्सिमम एज यानी कि कितने साल तक हम लोग किसी भी छोटी बच्ची का है वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, 10 ईयर्स तक, यानी कि स्टार्टिंग से उसके बर्थ से अप टू 10 ईयर्स तक आप उसका जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो. उसके बाद आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते. तो इसके रिलेटेड थोड़ी हम लोग एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड. सो सुकन्या समृद्धि योजना इज अ सेविंग स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द स्कीम वॉज लॉन्च इन 2015. ये भी इंपॉर्टेंट है, साल इंपॉर्टेंट होता है, किसने अनाउंस किया था या फिर किसने लॉन्च किया था ये भी इंपॉर्टेंट होता है. तो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया था. द मैक्सिमम एज गर्ल एज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट इन द सुकन्या समृद्धि योजना इन 10 ईयर्स, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था. इनिशियल डिपॉजिट 250 रुपीज़ है, जो पहले 1000 रुपीज़ था लेकिन वो कम करके अभी 250 रुपीज़ किया है. और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट यानी कि मैक्सिमम आप 1.5 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते. लेकिन ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ही है, बॉय चाइल्ड के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते. नाम मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना.
सो ओनली 2 गर्ल चिल्ड्रन फ्रॉम अ फैमिली विल गेट द बेनिफिट ऑफ द सुकन्या समृद्धि योजना। अगर 2 के ऊपर यहाँ पे कोई गर्ल चाइल्ड है तो आप वहाँ पे ज़्यादा अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, सिर्फ जो 2 गर्ल्स है उनको, जो 2 गर्ल चाइल्ड है उनके ही नाम पे आप अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं एक फैमिली मेम्बर्स में। तो जैसे मैंने कहा था कि स्कीम्स है वो इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे उसका कंप्लीट नेम है और उसका एब्रीवेशंस भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल के लो, या फिर मैं जब पीडीएफ अपलोड करूँगा टेलीग्राम के ग्रुप पे, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। आगे ये कुछ और है, तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क्स बाय द एंटरप्रेन्योर्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो इनफॉर्मल नेटवर्क्स, इनफॉर्मल मतलब ये छुपे हुए, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसा और लीगली हम लोग, लीगली मतलब हम लोग कैसा कह सकते हैं कि सामने से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन नहीं होते, जो कुछ भी इनडायरेक्टली वगैरह होता है नेटवर्किंग, जैसे कोई भी अपोजिशन कंपनी रहेगी उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए आपको नेटवर्क चाहिए रहेगा, एक बड़ा नेटवर्क जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो ऐसे टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है ऑप्शन बी, एंटरप्रेन्योरल नेटवर्किंग। तो इसके वजह से आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हो। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर्स को अगर पैसा चाहिए उनका बिजनेस डेवलप करने के लिए, तो गवर्नमेंट के तरफ से किसका सेटअप किया जाता है, तो ये होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो पैसा है वो प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस के लिए, बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है वाई आर द स्मॉल बिजनेसेस इंपॉर्टेंट टू अ कंट्रीज इकोनॉमी। छोटे छोटे जो बिजनेसेस है वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अभी जो छोटे छोटे जो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया देने के स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए, तो इसी के वजह से ये दिया था कि दे गिव एन आउटलेट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, दे कैन प्रोवाइड द स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्जर कंपनीज। यानी कि कोई भी अगर छोटा सा बिजनेस रहेगा तो बड़ी बड़ी कंपनी को एक कोई भी स्पेसिफिक पार्ट में भी वो सर्विसेज उसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए या फिर अपने टोटल इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए नेशन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। छोटे छोटे हो के भी वो बहुत बड़ा एक ह्यूज इम्पैक्ट है वो प्ले कर सकते हैं। एंड दे कैन बी इनोवेटर्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि जो कोई भी छोटा छोटा इनोवेशन होता है वो स्मॉल से स्टार्ट होता है, बड़े बड़े कंपनीज में वो आगे जाके वो कन्वर्ट होता है। लेकिन कोई भी अगर नया इनोवेशन रहेगा तो एक छोटे स्केल पे ही वो स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए, इसलिए आजकल बहुत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऑल ऑफ द अबाउ करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है विच इंडस्ट्रियल सेक्टर टेंड्स टू नेचुरली प्रमोट द स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरली हैज़ अ लोअर बैरियर्स टू द मार्केट एंट्री। यानी कि 4 जो ऑप्शंस है तो उसको स्टार्ट करने के लिए कब से कम लोअर बैरियर्स, यानी कि आपको अपोजिशन मार्केट में जाने से सबसे कम से कम या फिर लो रिस्क हम लोग किसमें कह सकते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्रीकल्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सर्विसेज, लेकिन बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई भी अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह डालने रहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा फंड लगेगा, मशीनरी लगेगी। तो ये स्टार्टिंग में अगर आपको मार्केट में जस्ट एंट्री लेनी है एज ए स्मॉल स्केल तो ये पॉसिबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया अगर आपको आपका प्रोडक्ट है वो सेल करना है या फिर भेजना है अलग अलग दुकानों में भेजने के लिए, तो उसके लिए आपके पास एक तगड़ा नेटवर्किंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होना चाहिए। नेटवर्किंग अगर आपने रिसेंटली अपना शार्क टैंक इंडिया वगैरह देखा रहेगा तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ सकता है, आपने ये सारे टर्म्स है वो सुने रहेंगे। और एग्रीकल्चरल में भी आपको उसके रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे मेन कि आपके पास लैंड होनी चाहिए एग्रीकल्चरल के लिए। अगर आपके पास लैंड ही नहीं तो एग्रीकल्चर आप कर भी नहीं सकते। आपको उसके ऊपर सॉइल है वो कौन सी है उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, आप वहाँ पे कौन सा क्रॉप है वो वहाँ पे ले सकते हो, इसके रिलेटेड आपको सारी नॉलेज है वो पहले से पता होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ लैंड होनी चाहिए। तो ये जो तीनों के तीनों है ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए ज़्यादातर हायर बैरियर्स होते हैं मार्केट एंट्री के लिए। लेकिन सर्विसेज यानी कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना, तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है तो हम लोग कोई भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हैंडलिंग हुआ, या फिर जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब के हेल्प से आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ एज ए सर्विस की तरह आप इसको कह सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है कि यहाँ पे कोई भी एंट्री बैरियर नहीं, जैसे यहाँ कोई भी अपना चैनल है वो या फिर अकाउंट है वो ओपन कर सकता है। सिर्फ आपके पास एक थोड़ा एक टेक्नोलॉजी लगेगा, यानी कि मोबाइल फ़ोन रहेगा कि लैपटॉप रहेगा, थोड़ा माइक वगैरह रहेगा और आपके पास एक नॉलेज रहेगा तो भी सिर्फ चलेगा। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पे मार्केट में एंट्री है वो कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर आती है। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके एग्ज़ाम में आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हैंडबुक है फाइनेंशियल एजुकेशन हैंडबुक, ये ज़रूर से पढ़ना। अभी एग्ज़ाम के लिए जितना चाहिए वो पढ़ लेना, लेकिन उसके अलावा आपके आने वाले ईयर्स में आपको अच्छा फाइनेंशियल एक लिटरेसी होने के लिए, आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप पैसा कमाओ तो उसको कैसे आप इन्वेस्ट कर सको, सेव कर सको, कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो, अपना खर्चा है वो कम कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अपने ये गवर्नमेंट की तरफ से ये पीडीएफ है वो बना है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ओके, NCFE ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो NCFE की तरफ से यहाँ पे ये पीडीएफ है वो बनाया है, तो ये ज़रूर से पढ़ लेना। आपके चाहिए तो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके लेना अपने फ़ोन में, और वहाँ से आप बाद में चाहिए तो एग्ज़ाम के बाद पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कॉमन टॉपिक से तो खत्म हो गए। अभी बचे सिलेबस फॉर ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। तो बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हर एक ग्रुप के लिए यहाँ पे कवर करो। तो ये देखो यहाँ पे बहुत से कॉमन से टॉपिक भी है, जैसे ग्रीन इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे ग्रुप A में भी है, और ग्रीन इंजीनियरिंग यहाँ पे ग्रुप C में भी है। सिमिलरली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे ग्रुप A में भी है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ग्रुप B में और ग्रुप C में, दोनों जगह पे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। कंपोनेंट्स ऑफ IoT और चैलेंजेस ऑफ IoT, तो IoT से रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी जानकारी तो ली है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉमन टॉपिक तो हम लोगों को मिल गए। तो अगर आपको चाहिए तो मैं हर एक ग्रुप से मिनिमम 2-2 वीडियोस तो लाने की कोशिश करूँगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो यानी कि टोटल 6 वीडियोज़ में यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। हर एक ग्रुप में से मैं 2-2 वीडियोस लाऊंगा, जहाँ पे 2-3 जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो एक साथ में कंबाइन कर दूंगा। तो इसके वजह से आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो यहाँ पे अपना जो कॉमन पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ नए सीखने मिला हो तो चैनल को कमेंट्स में जाके मुझे बताना। और आगे आने वाली वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ।